नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत में। और आज हम आपके सामने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने भारतीय संविधान के विकास के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि भारतीय संविधान के विकास के बाद में एक अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसका नाम होगा संविधान सभा। तो ये उसी क्रम में ही ये दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और इस वीडियो को देखकर आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं ये आपके बहुत ही सहयोगी साबित होगी। संविधान सभा में आज हम कैबिनेट मिशन और सभा के सदस्यों का निर्वाचन, सभा की समितियां, संविधान निर्माण के स्रोत और संविधान का अंगीकरण किस प्रकार से हुआ था और संविधान का जो मूल ढांचा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज शुरू करते हैं हम अपने संविधान सभा का ये टॉपिक। तो हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की जो निर्माण की प्रक्रिया है या उसका जो सफ़र है उसके बारे में हम ये सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये संविधान सभा जो शब्द है, जो विचार है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे भारतीय लोगों के दिमाग में ये आया कि भाई भारत में भी एक संविधान सभा होना चाहिए और उस संविधान सभा से हमें संविधान का निर्माण करना चाहिए। इसमें ऐसा है कि सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस में रहते हुए एक स्वराज विधेयक जो था वो प्रस्तुत किया था और उस स्वराज विधेयक में सबसे पहले इस विचार का या ये कहो कि इसका जो दर्शन है वो प्रस्तुत, इसकी फिलॉसफी दी थी कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखा जाना चाहिए? उन्होंने ये बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितना भी संवैधानिक विकास हुआ है या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है, तो वो जितने भी कानून बनाने वाले हैं वो सब अंग्रेज़ हैं और उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उस देश की, उसको उन्होंने नज़र में रख के उस कानून का निर्माण किया। अब भारत की अपनी दशाएं थीं, अपनी मूल स्थितियां थीं, यहाँ का जो यथार्थवाद था, यहाँ का जो दर्शन है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की पर्सनैलिटी है, इसको रख के उन्होंने कानून नहीं बनाया था, ना कोई अधिनियम, ना ही संवैधानिक विकास पर ध्यान दिया था। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये दर्शन दिया, ये विचार दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए और उस निर्माण के माध्यम से भारत में जो है वो कानून बनाया जाना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने किस में ये दिया था? स्वराज विधेयक में। अच्छा, स्वराज विधेयक की अगर बात करते हैं तो इसमें स्वराज जो शब्द है, स्वराज शब्द है, तो इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस शब्द को किसने अपने एक और सम्मेलन हुआ था और शायद 1906 या 7 की बात है, उसमें दादा भाई नौरोजी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पर स्वराज राज की बात की गई है और यहाँ स्वराज विधेयक की बात है। ये 1895 की बात है और वो सन 1906 या 7 में जब कांग्रेस की बंटवारा हो रहा था, आपस में भिड़ंत हो गई थी, उसमें स्वराज शब्द की जो इस्तेमाल है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगला विचार किसने दिया। सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में गांधी जी ने ये अपनी हरिजन पत्रिका थी, उस हरिजन पत्रिका में ये विचार, अपना लेख एक प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए।
और अपनी जो हरिजन पत्रिका थी उस हरिजन पत्रिका में इन्होंने ये विचार दिया था कि भारतीय लोगों के द्वारा ही भारत का जो संविधान है वो लिखा जाना चाहिए और उसके लिए उन्हें संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में सन 1923 में सप्रू समिति बनी। इस सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया था। मैं लिख दे रहा हूं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया था और इस प्रारूप को सन 1925 में गांधी जी ने दिल्ली में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में ये विचार प्रस्तुत किया था कि भाई संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अब भारतीय संविधान, वही बात बार बार घूम के आ रही है कि आखिरकार संविधान सभा के विचार किसने दिया था। तो हम पहले नज़र में देखते हैं 1895 में अगर सर्वप्रथम इसके दर्शन की बात की जाएगी तो सब बाल गंगाधर तिलक ही रहेंगे। और उसके बाद में गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में इस विचार को प्रस्तुत किया था, हरिजन पत्रिका में। और उसके बाद में सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में ये बात दोहराई थी कि किस तरीके से भारतीय संविधान की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। फिर उसी को ही 1925 में उसी विचार को गांधी जी ने दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में इस बात को दोहराया था। ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम संवैधानिक प्रारूप यानी कि भारत का पहला संविधान अगर जो देखा जाए कि भारतीय द्वारा जो लिखा गया था वो पहला प्रारूप कौन सा था, उसे साहब हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये अलग विषय है हमारा, लेकिन हम इसमें फिर भी जोड़ लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो थी उसे हम पहले संविधान के रूप में देखते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट कोई पंडित नेहरू ने नहीं बल्कि उनके पिताजी ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें ये कहा जाता है कि भारतीय व्यक्ति के द्वारा भारत में लिखा गया पहला संवैधानिक प्रारूप जो था वो मौजूद था। इसमें इसी के क्रम में हम देखते हैं संवैधानिक विचार जो देने वाले व्यक्ति आए या संवैधानिक विचार देने वाले 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसने भी कहा कि संविधान सभा हम बनाएंगे। फिर 1945 में बेवल योजना इसने भी यही बात कही कि हम भारत में संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही लिखाएंगे और भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे और भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही इसको अंजाम दिया जाएगा। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो इसे हम एक नज़र देखते हैं कि किन लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया ये कह रहे हैं हम कि भारतीय संविधान के निर्माण के विचार या दर्शन इसके बारे में बताया है। उन पे हम फोकस करते हैं कि 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1922 गांधी जी, 1923 सप्रू समिति, 1925 में फिर गांधी जी, 1942 में क्रिप्स मिशन, 45 में बेवल योजना और 1946 में कैबिनेट मिशन। तो आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन लोगों ने कैसे करके ये जो क्रिप्स मिशन है, ऊपर का तो हम विचार छोड़ ही देते हैं, ये हमारे भारतीय दर्शन के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे, उस समय में सरकार में नहीं थे ये सारे लोग ऊपर के, और इसीलिए इनकी ज़्यादा बातों को तूल देना ठीक नहीं बनता है। संविधान सभा में जो सरकारी पदों पर मौजूद थे
उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो 3 जो मिशन और योजना हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि या तो इसे भी हमने करना है, पर इसकी गहराई में आपको नहीं जाना है, इनकी गहराई में आपको जाना है कि क्रिप्स मिशन ने क्या क्या कहा है। तो देखिए इसके में हम सबसे पहले हम क्रिप्स मिशन के बारे में जानकारी लेते हैं कि तो हम देखेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में कि आखिरकार ये क्यों आया था, क्या काम था और इसके क्या औचित्य था, इसने किस तरीके से यहाँ पे लुभावने जो हैं वो विचार दिए, कैसे करके उन्हें भारतीय लोगों को लुभावने का जो है वो बिंदु दिए ताकि भारत के लोग इसे स्वीकार कर लें इस मिशन को। हालांकि ये फेल हो गया था। तो इसमें हम देखेंगे, आप लोग पहले से ध्यान से देख लीजिए फिर इस पर चर्चा करते हैं कि 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम का व्यक्ति था जो अपने समय में व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था और भारत को एक ऐसा भारतीय संघ बनाने की इच्छा जाहिर कर रहा था कि जो अपनी इच्छा पर आधारित हो। अपनी इच्छा पर आधारित होने का मतलब ये था कि ये कहना चाहता था कि इस लाइन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, गौर करेंगे कि अपनी इच्छा पर आधारित हो, हम ऐसा भारतीय संघ बनाएंगे। अपनी इच्छा पर आधारित होने का मतलब ये कह रहा था कि आप लोग अगर चाहें तो हमारी अंग्रेजी सरकार से, ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़कर पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज हासिल कर सकते हैं। स्वराज हासिल यानी कि स्वराज का मतलब ये होता है कि हमारा खुद का शासन। इसमें इन्होंने क्या कहा, ये जो क्रिप्स आया था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने ये कहा था कि हम आपको एक भारतीय संघ का निर्माण करके देंगे और इसमें हम ये चाहते हैं कि आप या तो हमारे साथ में, अंग्रेजों के साथ में जुड़कर अपना शासन को चलाते रहिए और अगर आप चाहते हैं, जब चाहें तब आप हमसे अलग हो जाइए और हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएंगे और आप अपना शासन चलाते रहना। इस लाइन का अर्थ ये था। इसने ये कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उस समय में 1939 से यानी कि 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, चल रहा था। ये उसी वक्त में आया था, उसी के दरमियान में 1942 में। हालांकि यहाँ एक बात और भी आ जाती है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप देख लीजिए 1914 से लेके 1919 तक ये फर्स्ट जो वार थी, वर्ल्ड वार, वो हुई थी और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये क्रिप्स मिशन कह रहा है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना हम करेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। वो शर्त क्या होगी कि अगर जो अंग्रेजी प्रांत हैं यानी कि ब्रिटिश प्रांत हैं, जैसे ब्रिटिश प्रांतों की संख्या जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उनकी संख्या थी 11। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11 और इसी में ही 4 उनके कमिश्नरी क्षेत्र थे। इनकी देसी रियासतों की संख्या थी लगभग 600 से ज़्यादा या 600 के करीब में। ये कह रहा था क्रिप्स कि आप अपनी संविधान सभा की स्थापना कर लीजिए, संविधान बना लीजिए, अपना शासन चलाइए, पर आपके द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो कानून ब्रिटिश प्रांतों ने अगर नकार दिया, उन्हें पसंद नहीं आया, देसी रियासतों ने अगर नकार दिया, उन्हें पसंद नहीं आया, तो आपके इस नए संविधान को हटाकर जो हमारा वर्तमान में संविधान चल रहा है, हम उसकी स्थिति बनाए रखेंगे, उसी के हिसाब से ही शासन करेंगे, भारत उसी के हिसाब से चलेगा। इसमें इसने एक बात और कही कि अगर ऐसे प्रांतों को, यानी कि प्रांत का मतलब ये था कि जैसे 11 प्रांत हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि 3 प्रेसिडेंसियां हैं। पहली प्रेसिडेंसी आपकी कोई सी भी ले लीजिए, चाहे बम्बई ले लीजिए, मद्रास ले लीजिए और बंगाल ले लीजिए। तो इन 3 प्रेसिडेंसियों में जो 11 प्रांत हैं, उस 11 प्रांत में कोई भी एक राज्य या एक प्रांत ले लीजिए, वो प्रांत अगर चाहे अपने आप में तो वो अपना एक संविधान बना सकता है। और संविधान बनाएगा तो सही है,
लेकिन उसकी जो अहमियत है वो ऐसी होगी कि भारतीय संघ के संविधान के बराबर। शायद ये लाइन आपके ऊपर से थोड़ी सी निकली होगी, इसे फिर से डिस्कस करते हैं कि क्रिप्स कह रहा है कि जो प्रांत हैं ये प्रांत अपना संविधान बनाएंगे, ये बनाने की इनके पास में आज़ादी होगी, और ये इनके जो प्रांत जो संविधान बनाएंगे उसको संविधान की जो स्थिति होगी वो भारतीय संघ के समान होगी, भारतीय संघ के समान। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हमारे योगी महाराज हैं, तो योगी महाराज का ये है सिस्टम कि अगर उस समय की सरकार इस समय का इजाज़त देती है, उस समय होते कि भाई उत्तर प्रदेश अपना कानून बना ले और बनाने के बाद में अपना संविधान बना ले, और उसकी जो बराबरी है वो केंद्र सरकार के बराबर होगी। वो ये कहना चाहता था क्रिप्स कि कोई भी प्रदेश अपना संविधान बना ले और उसकी बराबरी केंद्र के संविधान के बराबर होगी। हालांकि ऐसा हुआ भी था। इस विचार पर एक बार भारत में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का मामला है, उसने अपना संविधान बना रखा था पर्सनल, तो ये उसी पर ही आधारित था। यहाँ पर उसने अगली बात जो बताई क्रिप्स मिशन ने, वो ये कहा कि जब तक नवीन संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता है तब तक ब्रिटिश संवैधानिक नियम ही भारत में लागू होंगे। अब इसे क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने जो है वो अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? उसके पीछे की उसने दो कारण बताए। पहला कहा कि ये जो क्रिप्स है ये अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर रहा है, चुप्पे चुप्पे से। इसने कहा कि हम भारत में इस तरीके से ऐसे काम करेंगे और पाकिस्तान को धीरे धीरे से उसे बढ़ावा हम देते रहेंगे। इसने कहा कि भारत की जो सुरक्षा का प्रश्न है, कांग्रेस क्रिप्स मिशन से कोई भी सहमति नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है? क्योंकि ये बात दोहरे रंग की कर रहा था, जिसकी वजह से इस पर विश्वास करना उचित नहीं लगा लोगों को। और इस पर गांधी जी ने भी विचार अपना दे दिया। कहा गांधी जी ने कहा, उनका विचार था कि दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक, क्रिप्स मिशन को इस एक लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। ये कहा कि इनके पास अभी तो कुछ भी नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, ये अपने आप में खुद इतने परेशान है, खजाना इनका खाली है और इनके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि ये भारतीय लोगों का सामना कर सकें, इसीलिए ये दिवालिया हो चुके हैं और ये भविष्य में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे कि हमें सुरक्षा प्रदान कर सकें या हमें संविधान सभा बना के दे सकें या हमारा संविधान का निर्माण करवा सकें। ये स्थिति में नहीं है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, कभी भविष्य में आपसे किसी भी परीक्षा में पूछी जाए तो आप याद रखेंगे ये विचार किसका है, ये कोटेशन किसकी है। दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक गांधी जी ने किसको कहा है? तो वो क्रिप्स मिशन को कहा है। ये क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। उसके बाद में अगला आता है आपका बेबल योजना। बेबल योजना 4 जून 1945 को हुई शुरू। ये मिशन नहीं था बल्कि ये योजना थी। फोकस रखेंगे, योजना और मिशन में फ़र्क है। तो यहाँ पर 4 जून 1945 को भारत में जो लॉर्ड बेबल था वो भारत का वायसराय था। उस वायसराय ने ये प्रयास किया कि हम इस योजना के तहत भारतीय लोगों के साथ में थोड़ा सा घुल मिल जाएं और अपनी जो कमज़ोर स्थिति है उस कमज़ोर स्थिति को हम अपना मजबूत बना लें। तो उसने इस योजना के कुछ बिंदु दिए। वो बिंदु ये थे, ये कह रहा था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध तो हुआ है, लेकिन जापान जो है वो अभी भी भारत के पीछे। अब भारत में सरकार किसकी थी? ब्रिटिश इंडिया की। तो इसके तहत में इसने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान बनने तक भारत की अंतरिम व्यवस्था करेंगे, यानी कि अंतरिम शासन इसमें लागू करेंगे। इसने अगली बात दी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय रहेंगे। कैसे रहेंगे?
उस समय में कार्यकारिणी परिषद में अंग्रेज भी थे और कार्यकारिणी परिषद जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अंग्रेज भी थे और भारतीय लोग भी थे। तो वायसराय यहाँ पर हम लोगों को एक तरीके से लालच दे रहा था कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो हम आपके संविधान बनने के तक, जब आप संविधान बना लेंगे, जब तक भी है, हम आपको अंतरिम व्यवस्था जो है वो हम लागू करेंगे और व्यवस्था बना के रखेंगे। और हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक तो मैं यानी कि वायसराय और मेरा सेना प्रमुख को रहने दीजिए, बाकी सब लोग जो होंगे उसके सदस्य रहेंगे। कौन? भारतीय लोग सदस्य होंगे इस परिषद में। अगली बात इसने कहा कि जो ये परिषद है, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इस परिषद में सवर्ण हिंदू होंगे और मुसलमान भी होंगे। हाँ ठीक है। और इसने ये भी दर्शाया कि इन लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कि बराबरी का मौका मिलेगा। यानी कि अगर 5 हिंदू हैं तो 5 मुसलमान रहेंगे, 10 हिंदू हैं तो 10 मुसलमान रहेंगे। सवर्ण हिंदू और बराबर के मुसलमान, बराबर का सम्मान, बराबर का प्रतिनिधित्व। उसके बाद इसने कहा कि जो कार्यकारिणी परिषद है जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इसकी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार होगी और वायसराय जो है कभी भी अकारण वीटो नहीं लगाएगा। यानी कि जो लॉर्ड बेबल है इसने ये कहा कि अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार रहेगी, यानी कि भारत के अंदर जो सरकार चलेगी, उस सरकार में वायसराय तो हम रहेंगे और हमारे पास में वीटो भी रहेगी, पर हम उस वीटो का प्रयोग जो है वो बिना वजह नहीं करेंगे। इसने कहा कि जो भारत छोड़ो, उस समय में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय में इसने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत में बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रखा था। तो इसने ये भी एक लालच दिया कि हम उन सारे लोगों को छोड़ देंगे और आप लोगों का जो है एक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन करवाएंगे। तो ये जो इसकी बातें थी लॉर्ड बेबल की, ये भारत में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व संभालने वाली संस्थाएं थीं, जैसे कांग्रेस है या अन्य दल है या मुस्लिम लीग है, इसने इस चीज़ को नकार दिया। इसने कहा कि नहीं, क्रिप्स मिशन जो है ये बेबल योजना जो है वो हमारे सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है सुटेबल? वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये कार्यकारिणी परिषद में तो हम लोगों को रखेगा लेकिन अपने आप मुखिया बनेगा, और साथ साथ में ये अपने पास में वीटो भी रखेगा और ये संविधान बनाने तक अपना शासन बना के रखेगा। ये तमाम कारण जो थे इन्होंने गिना दिए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस योजना को अस्वीकार कर दिया। कुल मिला के ये बेबल योजना भी विफल रही। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने फोकस करी, वो फोकस ये थी कि जो इसने कहा था कि हम शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाएंगे, इन लोगों ने वो स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, शिमला में आप सर्वदलीय सम्मेलन बुलाइए और हम वहाँ पर सब लोग आएंगे, वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे आखिरकार क्या होना है कि आपकी योजना को स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। तो अगला देखते हैं हम शिमला सम्मेलन में इन्होंने देखा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग भी आई और मुस्लिम लीग के साथ में टोटल 22 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसको थोड़े डेट याद रखेंगे, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। अब चूँकि शिमला में हुआ था इसीलिए शिमला सम्मेलन के नाम से है। और ये भी सर्वदलीय सम्मेलन विफल रहा। क्यों विफल रहा? इसमें मुस्लिम लीग की एक हट थी। उसने कहा था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, उस कार्यकारिणी परिषद में जितने भी मुसलमान शामिल किए जाएंगे वो मुस्लिम लीग अपने आप से चुन के देगी। इस बात से कांग्रेस जो थी वो बौखला गई। उसने कहा नहीं, ये तो अतार्किक बात है और ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मुस्लिम लीग अपने आप से अपने बंदों को, मुसलमानों का नाम चयनित नहीं करवाएगी, इसीलिए हम राज़ी नहीं हैं। तो ना मुस्लिम लीग राज़ी हुई और ना ही हुए कांग्रेस वाले राज़ी, और इन्होंने इस शिमला सम्मेलन को भी ध्वस्त करवा दिया और ये भी कोई कामयाबी इसमें नहीं मिल सकी। कुल मिला के बात वहीं के वहीं रही
संविधान सभा जो थी वो अधर में लटकी हुई थी, संवैधानिक विचार अधर में लटका हुआ था कि किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण किया जा सके। इंग्लैंड में 1945 में ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ ये कि पहले जो वहाँ का विंस्टन चर्चिल 1940 से लेके 1945 तक 1940 से लेके 1945 तक विंस्टन चर्चिल जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा। ये जो था एक पार्टी थी, उसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी का ये प्रधानमंत्री वहाँ पर कार्यरत था। उसके बाद में 1945 से लेके 1951 तक एक प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था क्लाइमेट एटली। ये लेबर पार्टी के पीएम बने, लेबर पार्टी के, वो कंजर्वेटिव और ये लेबर पार्टी के। इस वक्त में ये बंदा जो था ये लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री इंग्लैंड में बन चुका था और ये कुछ जो था वो उदारवादी व्यक्ति था और ये चाहता था कि भारत बाकी में अपने आप में स्वतंत्र हो जाए और अपने आप में संप्रभुता हासिल कर ले और अपने आप से कदमों पे अपने चलना सीख ले और अपने आप से विकास करे। इसने क्या करा, देश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसी ने ही पारित कराया था, जो जुलाई में हुआ था। इसके बाद में जो क्लाइमेट एटली था उसने भारत में जो चल रहे संवैधानिक विकास संविधान बनने का जो गतिरोध थे उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा और वो कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे, जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस जैसे लोग शामिल थे। ये बहुत ही उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था और बहुत बड़ा मिशन था। इसका केवल एक ही काम था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कराया जाए और इसने आके करवाने का इसे प्रयास भी किया। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि भाई सर स्टेफोर्ड कौन थे, तो आप देख लीजिए, ये उस समय में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस जो था वो सचिव यानी कि अध्यक्ष था। इन लोगों ने आके भारत में संवैधानिक सभा का निर्माण कराया। अब सवाल यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी बन जाता है कि ये कब आया, कब बना, कब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उस पर एक बार फोकस कर लीजिए। कैबिनेट मिशन 22 जनवरी 1946 को बना, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, और जनवरी के बाद में फरवरी आती है, फरवरी के बाद में आती है मार्च। तो फरवरी आप गायब कर देंगे और मार्च को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। कहाँ आया? भारत में आया। 22 जनवरी 1946 को ये बना और 24 मार्च 1946 को ये भारत में आया और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की यानी कि प्रस्तुत की। तो ये 3 बातें आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर फोकस रखिए। ध्यान रखिएगा कि इसमें से कोई भी डेट आपसे पूछी जा सकती है कि भैया कौन कब आया, ऐसे कैबिनेट मिशन कब आया, कौन सी तारीख में बना था और किस तारीख में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ देखिए, जनवरी में आया, जनवरी में बना, मार्च में आया और मई में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करके जो है संविधान सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण जो है वो कदम उठाया।
उसके बाद में हम देखते हैं कि एक पेज ले लेता हूं मैं ब्लैंक, ताकि सही से समझाया जा सके। इसमें ये देखते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव है, अब चूंकि कैबिनेट मिशन ने ये तो रास्ता साफ कर दिया था कि भाई ठीक है, आप जो है वो सरकारी तौर पे, संवैधानिक तौर पे आप जो है यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, अपने देश के लोगों को निर्वाचित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब कि ठीक है वैकेंसी निकाल दी, आइए आइए संविधान बनाइए आके। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जुलाई और अगस्त 1946, जुलाई और अगस्त 1946, यानी कि इसमें संविधान सभा का निर्वाचन कराया। तो हर बात को फोकस रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन कराया, संविधान सभा के सदस्यों हेतु निर्वाचन कराया। पहली बात ये होगी। अब निर्वाचन किस स्तर पे होना था, उस पर भी फोकस रखिए। इन्होंने कहा कि देखिए भारत में प्रांत होंगे, प्रांत तो हैं ये, तो अंग्रेजों के जो 11 प्रांत थे उसमें से इन्होंने सीटें जो दे रखी थी वो 296 दे रखी थी, 296। और भारत में देसी रियासतें भी थीं, तो देसी रियासतों में देसी रियासत 600 थी ना, तो देसी रियासतों में से इन्होंने कहा कि 93 लोग जो हैं वो देसी रियासतों से रहेंगे, यानी कि 296 लोग कहाँ से रहेंगे, प्रांतों से रहेंगे, अंग्रेजी प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से रहेंगे। अब मामला यहाँ पर एक और अटका कि जब ये जो जुलाई और अगस्त का संवैधानिक सभा बनाने के लिए जो निर्वाचन हो रहा था, तो इसमें ये कहा था कि भाई इसमें कांग्रेस हिस्सा लेगी, ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया, तो मैं खाली लीग लिख दे रहा हूँ, मुस्लिम लीग नहीं हटा दे रहा हूँ नाम, इसमें मुस्लिम लीग भी हिस्सा लेगी और इसमें अन्य दल जो भारत के हैं वो भी हिस्सा लेंगे। इत्तेफाक से ये रहा कि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 208 सीटें आई और मुस्लिम लीग के हिस्से में 73 सीटें आई। कांग्रेस के हिस्से में 208, लीग के हिस्से में 73 और अन्य दलों के हिस्से में 15। तो हम इसे जोड़ लेंगे। जो अंग्रेजी प्रांतों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी प्रांतों में जो 296 सीटें निर्वाचन के लिए रखी गई थीं, उसमें 8 और 3 11 और 5 16 हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 1 9। तो देखिए 296 का आंकड़ा पूरा हो गया। अब इसमें 93 जो थे देसी रियासतों से, वो थे चयनित, वो कोई सेलेक्टेड बंदे ऐसे नहीं थे कि मतलब निर्वाचन होके आए हों। देसी रियासतों को दे दिया कि ठीक है अपना एक आदमी कोई भी भेज दीजिए, अपने आप से इलेक्शन करा लीजिए, निर्वाचन आपस में कर लीजिए और वो आप भेज दीजिए जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। तो उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा उसमें अपने, किसी ने निर्वाचन कराया और किसी ने नहीं भी कराया। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो निर्वाचन हो रहा था या ये जो सिलेक्शन करके दे रहे थे, मनोनीत करके दे रहे थे, चयनित करके दे रहे थे, तो एक व्यक्ति के पीछे कितने लाख लोगों ने वोट डाला? तो आप कह देंगे इसमें 10 लाख लोग शामिल थे। यानी एक व्यक्ति, संविधान सभा में जो एक व्यक्ति जा रहा है उसके पीछे कितने लोग थे? 10 लाख लोगों ने उसे निर्वाचित करके भेजा था। अब 296 और 93 लोग जो होते हैं वो 389 हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 389 संविधान सभा बनी। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। देखिए जुलाई और अगस्त में इसका निर्वाचन हुआ, जिसमें कांग्रेस के पास में 208 सीटें, मुस्लिम लीग के पास में 73 और
अन्य दलों के पास में 15। अंग्रेजी प्रांतों से 296 सीटें निकल कर आईं और देसी रियासतों से 93 सीटें निकल कर आईं और उन सीटों से 389 सदस्यों की संख्या जो है वो इनका पूरी हुई। और इस संविधान सभा का जो गठन है वो अंग्रेजों ने कर दिया साहब कि ठीक है, बनाइए अपना संविधान को, आप लिखिए। तो 9 दिसंबर 1946 को इस सभा का गठन होकर पहली बैठक हुई और यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को जो पहली अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अभी उस पर भी आएंगे, पहले यहाँ देख लें कि 389 सदस्यों के थोड़े आंकड़ों को समझ लेते हैं। 389 सदस्य, जैसे कि अभी मैंने बताया आपसे कि अंग्रेजी प्रांतों से, तो मैं खाली अंग्रेजी ना लिख के खाली प्रांतों से लिख देता हूँ। तो यहाँ प्रांतों से 292, हालांकि थे अंग्रेजी प्रांतों से 296, अब 4 कहाँ गए? 4 जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से थे 4, तो 96 हो गए। और 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे। तो सबका गुणा भाग हो गया कि 389 सदस्यों की संख्या हमारी समझ में आ गई कि प्रांतों से 292 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 93। तो इसमें एक बात और भी, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका था कि कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये बात बताना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी हो जाती है और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। तो कुर्ग है, दिल्ली है, बलूचिस्तान है और मारवाड़ है। मारवाड़ ब्रैकेट में अजमेर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो ये कमिश्नरी 4 क्षेत्र हुए। अब इन 389 जो सदस्य थे इसमें एक ट्विस्ट हो गया, एक गड़बड़ी हो गई। वो ये हुई कि जैसे देश तो हमारा हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हुआ, बना 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। इसमें साहब जुलाई में ही एक कहानी अंग्रेजों ने बिगाड़ दी। वो ये बिगाड़ दी इन्होंने कि पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया और अलग बनाने की मांग जैसे ही स्वीकार करी तो इन्होंने उसके लिए भी संविधान सभा का निर्माण करने का फैसला कर लिया और उसका भी गठन कर दिया। वो करा 26 जुलाई 1947 को। कब किया? 26 जुलाई 1947 में, और अगस्त में हमारा देश आज़ाद होना था। तो इन लोगों ने 26 जुलाई को ही इसमें से जो 389 सदस्य थे हमारे, इसमें से 90 लोग माइनस हो गए। वो सब लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए और हमारे पास में कितने बचे? केवल 299 सदस्य। 389 का तो सिलेक्शन हुआ, निर्वाचन हुआ था, यहाँ पर आए थे, पर पाकिस्तान जैसे ही पाकिस्तान में जो बंटवारा हो गया पाकिस्तान का, वैसे ही यहाँ पर 90 लोग माइनस हो गए और 299 हमारे पास में बचे। इन 299 का भी थोड़ा सा आंकड़ा है, उसे भी समझ लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। 299 सदस्यों में ये पूछा जाता है कभी कभी कि कितने लोग प्रांतों से रह गए और कितने लोग देसी रियासतों से रह गए। तो 229 जो हैं वो रह गए आपके प्रांतों से और 70 जो रह गए वो देसी रियासतों से रह गए। तो ये आंकड़ा भी आपके समझ में आ गया होगा। इसे चाहे तो पिछले पेज पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 299 जो हैं वो 229 और 70 ये प्रांतों से और ये देसी रियासतों से थे। अब इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को 389 सदस्यों की बैठक हुई और वहाँ पर जो है 389 सदस्यों में हमने देखा 292 सदस्य जो हैं वो प्रांतों से हैं, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, 93 देसी रियासतों से हैं,
इसमें से 90 पाकिस्तान चले गए, क्योंकि 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा का निर्माण हो गया था, गठन कर दिया, स्थापना की गई थी। हमारे पास में 299 सदस्य बचे और उसमें 229 प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से थे। तो यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को संविधान सभा जब बनी थी, तो उसके पहले दिन जो बैठक हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी। इसी के साथ में 11 दिसंबर यानी कि लगभग 2 दिन के बाद में ही 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष वो किसको बनाया गया? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो इतनी बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक फलसफा और भी है, एक फिलॉसफी इसमें और आती है। सवाल भी पूछा जा सकता है कि साहब ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो इस संविधान सभा का जो है वो उपाध्यक्ष कौन है? ये भी सवाल बनता है। तो इसमें हम देखते हैं उपाध्यक्ष का जो पद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको बिल्कुल उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया। H.C. मुखर्जी को। संविधान सभा का चल रहा है ये मामला। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया। इसमें एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, वो ये है कि जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती है, तो अध्यक्ष स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती है, विधायिका के रूप में आती है, काम करती है, तो इसका अध्यक्ष कौन है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना खास सवाल है कि बहुत सारे लोग इसमें लटक जाते हैं और परीक्षा देने जाते हैं तो मुंह तेरा मेरा झांकते रहते हैं कि आखिरकार यार हमने अध्यक्ष तो खाली राजेंद्र प्रसाद पढ़ा था, सच्चिदानंद सिन्हा पढ़ा था, ये कौन आ गया? ये साहब विधायिका के रूप में जब संविधान सभा काम करेगी तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर। विधायिका के रूप में जब काम करती थी संविधान सभा, तो इसके अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर, और संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा काम करती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके स्थायी अध्यक्ष यही थे, और इसके अस्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो H.C. मुखर्जी थे। उम्मीद है ये जानकारी आपके जो है काम की है। इसे एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई। उन समितियों को हम देखते हैं। जैसे लिखने का तो समय नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैंने पहले से थोड़ा सा अपलोड करके रखा हुआ है कि इसमें ये कहा गया कि भाई टोटल जो समितियां हैं वो 22 हैं। छोटी बड़ी सारी समितियां कितनी हैं? 22 हैं। तो पहला सवाल तो ये सतही ज्ञान जो है वो कभी कभी आ जाता है छोटी छोटी परीक्षाओं में, तो उसमें आपको याद रखना है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी?
कितनी समितियां, संविधान सभा में कितनी समितियां थी, कितनी समितियां थी? तो आप कहेंगे 22। पहली बात, इसमें कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, कितनी उप छोटी थी, उससे भी छोटी। तो आप कहेंगे बड़ी थी 8, छोटी थी 9। तो 8 दूनी 16, 1 17, 17 तो योग रहेगी 5, तो 5 जो थी वो अन्य थी, यानी कि छोटी की भी छोटी, उससे भी छोटी। तो हम यही बात देखते हैं कि 8 जो बड़ी समितियां थीं, ये आपके सामने उपस्थित है, देख लीजिए। तो इन 8 समितियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको कंठस्थ करना है, इसमें कुछ समझाने वाला कोई काम नहीं है, सीधा सीधा सा है कि ये आपको कंठस्थ करना है, पढ़ना है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा सा आसान शब्दों में भी कह सकते हैं, कर सकते हैं कि इसमें जो पंडित नेहरू वाली हैं उनको एक तरफ कर लीजिए सामने, पंडित नेहरू को यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, और इसके बाद में पंडित नेहरू आपके ये रहे, जवाहरलाल पंडित नेहरू कि राज्यों के लिए समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2 समितियां हैं, उनको भी देख लीजिए, सब प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इन्होंने क्या करा कि साहब इनकी उम्र थी थोड़ी सी ज़्यादा, ये थोड़े बुजुर्ग इंसान थे, ये इतना ज़्यादा लोड झेल नहीं पा रहे थे, ये दिमागी जो है वो कसरत से थोड़ा थके जा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, इस समिति को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछा जाता है अक्सर कि मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनाई गई थी, हालांकि मुख्य समिति तो यही है, इसकी उप समिति का अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति का उप समिति का अध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। तो आपके जहन में ये, दिमाग में ये दौड़ गया होगा यार, HC मुखर्जी तो अभी संवैधानिक सभा के, यानी जो संविधान सभा है, जब वो विधायिका के रूप में काम करती थी तब भी इस बंदे को वहाँ का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो, हालांकि सब सारे लोग ही काबिल थे, 389 सदस्य या 299 सदस्य सभी अपने आप में बहुत अच्छी काबिलियत रखा करते थे, लेकिन जो मुख्य बंदे थे, जो शीर्ष के बंदे थे, वो ज़्यादातर इधर उधर समितियों में अध्यक्ष बनकर अपना काम कर लिया करते थे और चलता रहता था काम इनका ऐसे ही। तो देखिए उदाहरण के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है यहाँ संचालन समिति के बाद में एक समिति और होगी, हाँ ये रही, वो है प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। तो देखिए 2 जगह बनाने की क्या जरूरत है। और तो और जो छोटी समिति आएंगी उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। हालांकि कुछ जगह पर एक भ्रामक जानकारी चलती है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर मैंने देखा है कि मतलब कुछ बता देते हैं कि साहब एक जो छोटी समितियों में एक है झंडा समिति, छोटी समितियों में एक आती है झंडा समिति नाम। तो झंडा समिति को ये लोग क्या करते हैं, कोई क्या नाम है, JB कृपलानी, JB मावलंकर, कोई भी नाम उसमें मतलब जो है वो पेल देते हैं, वो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको यही सटीक जानकारी है जो आप याद रखिएगा कि झंडा समिति का जो अध्यक्ष है, छोटी समिति का अध्यक्ष, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उम्मीद है ये आप देख लिए होंगे, और मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके काम में आएगा ये, इसको याद करना है, आपको कंठस्थ करना है, समितियों की संख्या को आपको याद रखना है, और झंडा समिति के अध्यक्ष को भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में अगली समिति की बात करते हैं, जो छोटी समितियां हैं।
छोटी समिति में हम देखते हैं कि देखिए संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, कार्य संचालन से संबंधित, सदन समिति से संबंधित, राष्ट्रीय ध्वज से, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल ये प्रमाणित है, कोई इसमें कोई गुंजाइश की कोई बात ही नहीं है, ना ही घबराने की बात है। आप लोग जाइए और कभी भी आपके सामने इस तरीके से ये सवाल आता है तो आप निश्चिंत होकर इसको टिक कर दीजिएगा कि ध्वज यानी झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। अब मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये छोटी समिति थी, उसके भी ये अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद में ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके काम में आएगी, आप इसको भी कंठस्थ कर लीजिए। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली नहीं है, हालांकि जब हम समितियों के अंदर पढ़ेंगे कि समिति ने कौन कौन से काम किए हैं, कार्य किए हैं, इस पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे खास जो थी, इसमें जो सबसे उधर पहले वाले पे पहुंच जाते हैं, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो ये है मौलिक अधिकारों से संबंधित, दूसरी ये है प्रारूप समिति। सुपर डुपर है, हजारों परीक्षाओं में ये हमेशा आती है, क्योंकि इसमें भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ा हुआ है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ा हुआ होने से पीछे कारण ये है क्योंकि हम इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहते हैं, संविधान का जनक कहते हैं, आधुनिक मैन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और भारत के ये पहले कानून मंत्री भी यही है। तो यहाँ पर मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ कि अगर संविधान का जनक के रूप में पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान का आधुनिक पिता के रूप में पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर, आधुनिक मैन के रूप में पूछा जाए तो आधुनिक पिता भी यही है, आधुनिक मैन भी यही है, जनक भी यही है, और पहले जो क्या नाम है कानून मंत्री भी यही हैं, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही हैं। काफ़ी सारे पदों से लदे हुए हैं ये, ठीक है। बहुत जिम्मेदारियां उठाई, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने भारतीय संविधान को टॉप पर ले जाने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि प्रारूप समिति को समझने के लिए हम देखते हैं कि टोटल इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में हम ये देखते हैं कि पहले तो जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, पहले सदस्य हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब दिखता होगा हाईलाइट। इस पे सवाल ये भी बन जाता है कि कब ये बनी थी, तो देखिए 29 अगस्त 1947 को ये बनी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी.एम. मित्तर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान, इसको भी आपको कंठस्थ करना है। कैसे करके वो आप जानिए, आपका काम है। इसमें भी कोई समझाने वाली चीज़ नहीं, सिर्फ इतना समझाना है आपको कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिला के, ये याद कर लीजिए, सतही ज्ञान है। और इसमें एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य थे, वो आपके सामने उपस्थित हैं। आप इसको देखिए कि इसमें के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्तर और मोहम्मद सदुल्ला और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान जैसे लोग इसमें शामिल हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर ख़ास ये लगती है कि बी.एम. मित्तर और डी.पी. खेतान, इनके जगह पर कौन 2 लोग शामिल हुए हैं। फिर से देखिए, बी.एम. मित्तर और डी.पी. खेतान, ये स्वर्गवास हो गया था, इनका गुजर गए थे। इनकी जगह पर किन लोगों को शामिल किया गया है, वो बी.एम. मित्तर के स्थान पर एन. माधव, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एन. माधव, और के.एम. मुंशी, क्या नाम है, टी.टी. कृष्णमाचार्य, किसकी जगह पर, डी.पी. खेतान की जगह पे। टी.टी.
टी कृष्णमाचार्य। तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसमें एक खास बात ये रह गई है संविधान सभा से जुड़ी हुई, वो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि साहब इसमें जो महिलाएं कितनी थीं, इसमें संविधान सभा में कितनी महिलाओं को रखा गया था। तो इसमें महिलाओं की संख्या थी 15। इसमें पूछा जाएगा कि साहब अनुसूचित जाति यानी कि एससी कितने थे, तो आप कहेंगे 26। इसमें पूछा जाएगा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो उनकी संख्या थी 33। 389 सदस्यों में महिलाओं की संख्या 15 और एससी की संख्या 26 और एसटी की संख्या थी 33। इसके बाद में संविधान सभा में अगले चरण पे बढ़ते हैं कि संविधान सभा ने काम किया और सारी मेहनत की, तो कितने दिन तक कैसे करके क्या क्या वो लोग काम करते रहे और कैसे करके संविधान सभा का संविधान का निर्माण करा। इस पर भी एक सवाल बन जाता है कि पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, एससी 26 थे, एसटी 33 व्यक्ति थे। अब बात करते हैं हम अगली, वो ये है कि संविधान बनाने में इन्हें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ये वर्ष है, सभी लोग जानते हैं, 8वीं वाला बच्चा भी जानता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब सवाल ये है आपके स्टैंडर्ड का, आपके स्टेटस का, कि कितने इसमें अधिवेशन हुए। संविधान बनाने के लिए जो कुल अधिवेशन है वो कितने हुए, तो आप यहाँ लिखेंगे कुल अधिवेशन वो हुए 11। इन्होंने कितने दिन तक चर्चा की, चर्चा लिख लेंगे, यानी कि संविधान जो लिख रहे हैं उस पर ये बैठ के उन अधिवेशनों में चर्चा करा करते थे या उनकी बातें किया करते थे, तो वो दिन थे 114 दिन। अच्छा, कितने दिनों तक इन्होंने संविधान पर वर्क किया, काम किया, तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने जो संविधान बनाने के लिए जो कार्य किया वो किया था 165 दिन। और कितने देशों के संविधान को पढ़कर इन्होंने भारतीय संविधान में शामिल किया, तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने 60 देशों का, यानी कि देशों की बात कर लेते हैं, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। क्या किया? अवलोकन किया। तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए और ये आपके भविष्य में काम आएगी। कि कुल अधिवेशन 11 हुए हैं। जो पहला अधिवेशन था, इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम जो अधिवेशन है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। क्यों हुआ था 26 नवंबर 1949 को? उसके पीछे का कारण ये है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और इसको अंगीकृत कर लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू किया गया। इसमें एक सवाल ये बन जाता है कि 299 जो सदस्य थे हमारे, जो संविधान सभा में थे, तो 299 सदस्यों ने
क्या वाकई में जब संविधान अंगीकृत हुआ या संविधान लागू हुआ तो कितने लोगों ने, ये सवाल पूछा जाता है कि कितने लोगों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, तो आप यहां कहेंगे कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 284 है। बाकी कहाँ गए? या तो ये पहुंच नहीं पाए होंगे या उनका अकाल मृत्यु हो गई होगी या कुछ भी रहा हो, लेकिन 284 लोगों ने, 299 में से 284 लोगों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। और 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले, यानी कि लगभग 24 जनवरी 1950 को इन सभी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तब ये लागू हुआ था। अच्छा, ये माना जाता है, ये कह सकते हैं हम, यहाँ पर एक सवाल बड़ा ज़रूरी बन जाता है कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो छोटी सी जानकारी है, 5वीं 8वीं क्लास की है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा मूल संविधान है, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं, मूल संविधान है, उसका एक ढांचा तैयार किया गया था मूल संविधान का। वो ये था कि इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या रहेगी वो रहेगी 395 और इसमें भाग रहेंगे वो हैं 22 और इसमें अनुसूचियां जो हैं, अनुसूचियां उनकी संख्या यहाँ पर रखी गई थी 8। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम मूल संविधान के ही आर्टिकल्स को उठा लें तो केवल हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, पर अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ है। अब अनुसूचियों की संख्या है 12। और इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा फोकस करके इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इसमें ये पूछा जाता है कि 395 अनुच्छेद क्या तब लागू किए गए थे कि जब 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ? तो नहीं। हाँ है, तो हाँ है, लागू तो हुए थे, पर 26 जनवरी से पहले भी लागू हो चुके थे। ये 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, ये भी सवाल बनता है। तो आप कहेंगे कि 16 अनुच्छेदों को शुरुआत में ही 26 नवंबर 1949 को लागू देश में कर दिया गया था, प्रभावी कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि ये सब इतना बड़ा टेक्स्ट तैयार हो गया, इतनी बड़ी किताब तैयार हो गई, अब इसको लिखेगा कौन? हाथ से लिखने वाले तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 389 में से 299 सदस्य थे, उन लोगों ने तो लिखा और प्रारूप तैयार कर दिया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब इससे रिटन यानी कि कैलीग्राफी इसकी कौन करेगा? तो बड़ा ही खास सवाल है। उसमें कैलीग्राफर उस वक्त के जो थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन भाई साहब ने, इन महोदय ने हमारे संविधान को जो हाथों से लिखा है वो इटैलिक स्टाइल में लिखा है और इन्होंने इस संविधान को लिखने का कोई भी मेहनताना नहीं लिया, पैसे कोई नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? इनकी एक शर्त थी कि प्रत्येक पेज पर मेरा नाम रहेगा नीचे लिखने वाले का और अंतिम पृष्ठ पे मेरे दादा का नाम रहेगा। तो आज भी भारत का जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब का नाम है और अंतिम पृष्ठ पर उनके दादा का नाम है। अगला सवाल इसमें एक और थोड़ा सा रोचक बन जाता है कि इसमें जो चित्र बनाए गए वो भी हाथ से, पूरा संविधान हमारा हाथ से तैयार हुआ था, मशीनों का उसमें कोई भी प्रिंटिंग नहीं है। उसमें जो चित्रों की तैयारी की गई है, यानी कि पेंटिंग की गई है। आपने देखा होगा कभी भी मूल संविधान को आप
इंटरनेट पे डाल के देखिएगा, उसके जो चित्र वगैरह आप देखेंगे तो बड़े ही शानदार चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों को किसने बनाया? उन चित्रों को बनाने वाले थे आचार्य नंदलाल बोस। आचार्य नंदलाल बोस। आचार्य नंदलाल बोस। ये भी, इसे भी राइट डाउन कर लीजिए। इसमें एक सवाल और रोचक बन जाता है कि पूरे संविधान के चित्र इन्होंने नहीं डिजाइन किए हैं। इसमें पहला जो पेज है उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना की डिजाइन किसने तैयार की? प्रस्तावना। ये भी बड़ा रोचक सवाल है कि प्रस्तावना की डिजाइन किसने तैयार की? राम मनोहर सिन्हा नाम के व्यक्ति थे। राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा नाम के व्यक्ति ने संविधान में प्रस्तावना की डिजाइन की, उसको सुसज्जित किया। तो फिर से फोकस करिए, हाथों से लिखने वाला कैलीग्राफर। कैलीग्राफर एक तरीके से कातिब कह सकते हैं, कातिब उर्दू में, यानी लिखने वाला, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चित्र बनाने वाले आचार्य नंदलाल बोस और प्रस्तावना को सुसज्जित करने वाले राम मनोहर सिन्हा जी थे। तो ये हमारे जो भारतीय संविधान सभा का जो प्रक्रिया का जो सफ़र था वो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा और आपने इसे बहुत ध्यान से पूर्वक इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे जो आगे का जो हमारा जो संविधान से जुड़े हुए तथ्य हैं उसकी हम शुरुआत करेंगे। उसके भी आगे चल के वीडियो हम अपलोड करेंगे जो आपके पढ़ाई में, आपके जो परीक्षाएं हैं, जो आपका कंपटीशन का जो लेवल है उसको ऊंचा कर सकें, उनकी परीक्षाओं में सहयोग कर सकें। तो आप लोग निरंतर हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने आप को भी देखिए और अच्छे से इसको पढ़िए। और इसमें कोई भी अगर कमी आपको लग रही है या कोई सवाल आपको आपके जहन में आ रहा है कि सर ये नहीं बताया, यही चीज़ रह गई है, तो उसे आप हमें कमेंट करके उसमें बता सकते हैं। या जो आपको इससे संबंधित और कोई वीडियो चाहिए होगी तो उससे भी संबंधित आप हमें जानकारी कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि उस विषय पर हम वीडियो बनाएं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।